मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज आपके सामने पुनः जीएस और हिंदी की चर्चा करूंगा। थोड़ा गला खराब है मेरा, लेकिन फिर भी मैं चेष्टा करूंगा कि आपको स्पष्ट रूप से सही सही कुछ जानकारियां दूं। अच्छा, तो आज तारीख हो गई 10 दिसंबर। आज मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस, इसका कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 दिन शुक्रवार को मानव अधिकारों की घोषणा की। तो इसी कारण जो है प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अच्छा, एक चीज और हम बताना चाहेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर 2006 में मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था और वर्तमान समय में इसमें जो मुझे जानकारी मिल रही है कुल 47 सदस्य हैं। देखें, हो सकता है अगर आंकड़ों में फिर मैं इसको बता दूंगा अगर आगे घटे बढ़े होंगे। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा में है, जैसी कि मुझे जानकारी मिल रही है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। जैसी मुझे जानकारी 12 अक्टूबर 1993 मंगलवार का दिन रहा होगा। आज भी मंगल ही वार है। अच्छा, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय गोमती नगर लखनऊ में है। तो अब आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ा देते हैं। मानव अधिकारों की मैंने बात की। इसके अतिरिक्त आज ही के दिन जाने माने वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल का निधन हुआ था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब डायनामाइट के विषय में तो आप सब जानते हैं। और 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत की थी। जैसा कि मैंने इनके विषय में जाना है, कहानी पढ़ी है कि एक समय बताते हैं अमीर थे, इनके बड़े दोस्त थे, बाद में ये गरीब हो गए। जैसा मैंने किताबों में पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इनके दोस्तों ने सबने इनका साथ छोड़ दिया, फिर इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, फिर इनके पास पैसा आ गया। तब इनको दुनिया का ज्ञान हो गया और इन्होंने अपनी मृत्यु के समय एक भी पैसा किसी को नहीं दिया। 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत की और यह कह दिया था कि यह सारा पैसा बैंकों में रखा जाएगा और उससे जो ब्याज मिलेगा उससे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में जो लोग उल्लेखनीय योगदान देंगे, तो प्रतिवर्ष या कोई अच्छा शोध करेंगे तो उनको भाई ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पैसा अल्फ्रेड नोबल साहब का ही है। देखें, इनके समय ये दोनों देश एक थे, कौन? स्वीडन और नॉर्वे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए। तो शांति का नोबेल पुरस्कार, मैं अब की बात कर रहा हूं, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संस्था देती है और बाकी अन्य जो पुरस्कार हैं वो स्वीडन की संस्था देती है। तो आज नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए होंगे, तो मतलब उन्हीं की मृत्यु के अवसर पर, मतलब पुण्यतिथि के अवसर पर जो है ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ये 1901 से यह कार्य प्रारंभ हुआ और 1901 में एक महान मशहूर हस्ती महारानी विक्टोरिया का भी निधन हो गया था 1901 में। अब आगे चलते हैं। जैसी मुझे जानकारी है कि आज चक्रवर्ती राजगोपाला जी का भी जन्मदिन है। 1878 में इनका जन्म हुआ था। ठीक,
तो जो मुझे जानकारी थी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। यदि हम भारतीय संविधान के भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। यदि हम अनुसूची नंबर 10 की बात करें तो अनुसूची नंबर 10 में दल बदल का प्रावधान किया गया है। ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, तो इसमें दल बदल की बात की गई। अब हम और आगे चलते हैं। यदि हम 10 बोध की बात करें, 10 बोध, तो ये पुस्तक लिखी है समर्थ गुरु रामदास ने, जो शिवाजी के गुरु थे। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10, इसके विषय में आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 जो है ये गंगटोक यानी सिक्किम के गंगटोक से सिलीगुड़ी तक जाता है। सिलीगुड़ी पड़ता है पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी। तो गंगटोक से सिलीगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल तक ये जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो 10 शील इन्होंने बताए थे, 10 बातें इन्होंने बताई थी। 10 शील का संबंध महात्मा बुद्ध से है। और अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करें, 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का काम करता है। अच्छा, अब आइए कुछ चर्चाओं का क्रम, चर्चा तो चली रही हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद। किस लोकसभा का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? 5वीं लोकसभा। और 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा था। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें तो किस भारतीय समाज सुधारक को की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर किंग से की गई। जैसे मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में रहकर ही ईसाई धर्म की जो कुरीतियां थी उनको सुधारने का प्रयास किया, तो वैसे इन्होंने भी जो है सनातन में रह के इसकी जो कमियां, लोगों ने जो कमियां की थी उसको इन्होंने सुधारने का प्रयास किया। 1863 में, वैसे तो इनका जन्म 1824 में हुआ है, 24 में, और 1800 गुजरात में हुआ था इनका जन्म, और 1845 में इन्होंने गृह त्यागा, यानी 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग गया और इधर उधर भ्रमण करते हुए अंत में जब बिरजानंद जी के पास गए तब उन्होंने इनको ज्ञान दिया। ये मैंने पिछले टर्म पे बताया था। इन्होंने पहले पाखंड खंडनी पताका 1863 में फहराई और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और बाकी इनकी जो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। 10वां संविधान संशोधन ये 1961 में आया और इसमें दादरा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1961। और ये कहना चाहिए कि पुर्तगालियों के पास था।
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जो टेगस नदी के किनारे है। सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने आए थे। ठीक। अच्छा, कोली नृत्य कहां पर होता है? मुंबई। ये कोली जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कोली जनजाति का नृत्य जो है ये मुंबई में होता है, विशेषकर कोली समुदाय के द्वारा। कोली समुदाय बड़ा वहां का जाना माना समुदाय है। शिवाजी के जो पानी के जहाज बनते थे उसमें कोली समुदाय का विशेष योगदान होता था। वैसे इनका प्रमुख कार्य मत्स्य पालन है, और बाकी तो अपना और भी करते हैं, जो कुछ उस समय के अनुसार हर चीजें चलती रहती हैं। ठीक। प्राचीन काल में या वैदिक काल में किन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो प्रजा की संस्था कही जाती थी? कौन? सभा, समिति, गण और विदत। आगे चलकर गण और विदत का लोप हो गया, लेकिन सभा और समिति काफी समय तक बनी रही थी, समय के अनुसार चलती हैं। अच्छा, ऋग्वेद में राजा का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो ऋग्वेद में राजा का उल्लेख गोपता जनस्य के रूप में हुआ है। गोपता जनस्य राजा। अच्छा, ये कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितने बार, ये किस साहित्यकार की कृति है? किस विद्वान की कृति है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, उनकी मतलब ये कृति है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। ठीक। अच्छा, सिनेगांग किस समुदाय का पूजा स्थल है? सिनेगांग मालूम है? सिनेगांग जो है, क्या बता रहे हैं? नहीं, यहूदी। ये यहूदी मत का मतलब पूजा स्थल है सिनेगांग। और कहना चाहिए यहूदी मत में जो पुरोहित होता है उसको रबी कहते हैं। रबी क्या कहते हैं? रबी। जो यहूदी मत का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं? रबी कहते हैं। पूजा स्थल सिनेगांग। और इस मत के प्रवर्तक माने गए हजरत मूसा। ठीक। अब आपने जो कहा कि पारसी मत, देखिए पारसी मत का उदय फारस, जिसको अब क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं, वहां हुआ था। और पारसी मत के प्रवर्तक हैं जरथुस्त्र। उनका एक नाम जोरोस्टर भी मिलता है। क्या मिलता है? जोरोस्टर। और उनका पूजा स्थल अग्निग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्निग्रह। क्या कहलाता है? अग्निग्रह। आपकी पूजा करते हैं ये लोग हैं। हर एक का अपना अपना वो है। समय के अनुसार चीजें बदलती भी रहती हैं और तमाम चीजें चलती भी रहती हैं। अच्छा, अशोक का जो 10वां शिलालेख है, इसमें क्या बताया गया है? अशोक का 10वां शिलालेख ये कहता है कि धम्म नीति, इसमें धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, और इसमें राजा और उच्च अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि वो हर क्षण प्रजा का ही हित सोचे। ये इन्होंने कहा। धम्म का अर्थ मतलब धम्म। धम्म का मतलब क्या है? धर्म। अब यहां धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है, और इसका स्वयं अशोक ने भी खुद अपने आप से प्रश्न करते हुए कहा कि किंचु धम्मा। उस समय जो स्थानीय बोली चलती थी, किंचु धम्मा, प्रश्न किया अशोक ने किससे? अपने आप से कि धम्म क्या है? तो कहते हैं अपासिन्ने बहुकथाने दया दाने सचे सोचिए। अर्थात पाप कर्म से निवृत्त, दया, दान, विश्व कल्याण, यही धम्म है। मतलब यही सब बातें हैं। ये सभी संप्रदाय ये बात कहते हैं, जितने भी मूल
रूप से आए तो सबने ये बातें की। वो बात अलग है कि बीच वालों ने भले ही कुछ अपने मन से जोड़ा हो, लेकिन मूलतः किसी ने प्रजा हित की बात की। तो वही 10वां शिलालेख है, इसमें क्या कहा गया है कि राजा और जो उच्च अधिकारी हैं वो किसका हित सोचें? प्रजा का हित सोचें। किसका हित सोचें? प्रजा का हित सोचें। ठीक, चलिए फिर इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब मेगास्थनीज आए तो उनके समय जो नगर प्रशासन था, पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था, वो कितनी समितियों द्वारा किया जाता था? कितनी समितियां थी? नगर का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा किया जाता था? 6 समितियों द्वारा किया जाता था और हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक, जब मेगास्थनीज आए, और मेगास्थनीज भाई जैसे उनकी भाषा थी तो उन्होंने पाटलिपुत्र को क्या नाम बताया? पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा, भाई बाहर से आए हैं तो उन्होंने वैसे ही अपने उसका वर्णन किया था। जैसे यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोक्रोट्स, एंड्रोक्रोट्स ये कह के पुकारा, या यूनानियों ने झेलम नदी को हाइडेस्पीस कह के पुकारा। नहीं कुछ उनकी समझ में आया तो उन्होंने अपने ही नाम रख दिया। तो ये जब चीजें चलती रहती हैं। ठीक, अच्छा तैमूर लंग ने किस तुगलक कालीन शासक के समय आक्रमण किया था? वो थे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शाह, जो कि दिल्ली छोड़ करके भाग गए थे। तैमूर लंग जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये अब उज्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है समरकंद, वहीं के रहने वाले थे, वहीं के बल्कि शासक थे। ये चगताई तुर्क थे। असली नाम है इनका तिमूर। चलिए आगे चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने उर्दू को जो है संरक्षण प्रदान किया? बताइए। वैसे तो मुगल काल की भाषा क्या रही? क्या रही बताएं? फारसी रही। फारसी जो भाषा, इसका उदय फारस यानी अब ईरान में हुआ था, तो फारसी भाषा थी राज की भाषा। चलिए एक हम हिंदी का एक मुहावरा भी है, आप लोग अर्थ बताएंगे। हिंदी ना फारसी, मियाँ जी बनारसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो मुझे जानकारी मिले, दिखावा अधिक करना, कि ना हिंदी आती है ना फारसी आती है, लेकिन अपने को शो ऐसा कर रहे हैं कि बहुत ही विद्वान है। हाँ, ये भी उसी का है। चलिए गुड। तो मोहम्मद शाह रंगीला नाम सुना होगा, जिनके समय नादिर शाह ने अटैक किया था, तो उन्होंने उर्दू को ज्यादा प्रेफर किया। तो इसका प्रारंभ में नाम था जुबाने हिंदवी, फिर धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ तो इसको उर्दू नाम दिया गया। अच्छा, आइए विजयनगर साम्राज्य के विषय में बात करते हैं। किस जो है विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी? ये थे बुक्का राय। बुक्का राय हरिहर प्रथम हुए, फिर उनके भाई बुक्का राय हुए, लेकिन इन भाइयों ने कभी राजा की उपाधि ग्रहण नहीं की। दिल्ली सल्तनत यानी मोहम्मद बिन तुगलक को बराबर कर भेजते रहे। फिर उसके बाद आए हरिहर प्रथम, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। फिर हरिहर द्वितीय आए। इस तरीके से ये वंश चला था। अच्छा, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। ये विरूपाक्ष देवता के उपासक थे। विरूपाक्ष यानी शिव के उपासक। शिव जी के कई रूप हैं ना, तो उस इलाके में विरूपाक्ष के रूप में जाने जाते थे। अच्छा, राजस्थान में शिव जी को क्या मानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? एकलिंग जी महाराज। क्या मानते हैं? एकलिंग जी महाराज। तो जगह जगह के हिसाब से उनके नाम बदलते रहते हैं। असम का चैतन्य किसको कहते हैं? असम का चैतन्य शंकर देव। शंकर देव। अच्छा, ये बताइए, ये
मैथिली किसका पर्यायवाची है? मैथिली, मैथिली किसका पर्यायवाची? सीता का पर्यायवाची है। मैथिली सीता का पर्यायवाची है। ठीक, अच्छा, ज्ञानेश्वरी और भावार्थ दीपिका ये किसका ग्रंथ है? संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। देवगिरी उधर पड़ता है इलाका महाराष्ट्र में है, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। किसका? संत ज्ञानेश्वर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा, 10वें गुरु जी कौन हुए हैं? सिख पंथ की बात करें, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और 5 चीजें बताई: केस, कृपाण, कड़ा, कंगा और कक्षा। और 5 प्यारे भी बने। ये आनंदपुर एक जगह पड़ती, वहां पे। तो इसमें कौन कौन लोग आए? सबसे पहले दयाराम, लाहौर के निवासी। फिर आए हैं यहाँ के धर्मदास, ये उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर के निवासी। और मोहकम चंद, ये द्वारिका के रहने वाले थे। और हिम्मत राय पुरी, ओडिशा के थे निवासी। और साहेब चंद बीदर साहेब, ये कर्नाटक के थे। यानी पूरे भारत को गुरु जी ने समेट लिया था। गुरु जी ने भी भाई काफी योग, मतलब जीवन में बड़े त्याग किए। उनको हम भाई क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं मिल रहे हैं उनके, उसके लिए उनको हम हार्दिक प्रणाम करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को। कि जब कभी गलत बातें हुई तो उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया। किसी उनकी संप्रदाय से कोई वो नहीं थी, क्योंकि उनके तमाम पठान शिष्य थे, जिसमें नबी खान और गनी खां के भी नाम आते हैं। और भी कई बातें बताने वाली फिर आपके सामने रखेंगे। अच्छा, ये बताइए किस मुगल बादशाह की उपाधि कलंदर थी? हैं? कलंदर, कलंदर का अर्थ होता है दानी। वो मुगल बादशाह थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म जो है फरगना में हुआ था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। इनके पिता जो थे तैमूर लंग के वंशज थे, इनके वालिद साहब। और इनकी वालिदा जो थी वो चंगेज खान की वंशज थी। इनके वालिद साहब का नाम था उमर शेख मिर्जा और वालिदा का नाम था कुतुब निगार खानम। और इनकी दादी का नाम था एहसाने दौलत। अपने उस समय उनका बड़ा रूल चलता था, पावर चलता था। हालांकि वो पर्दे में रहती थी, लेकिन पर्दे में रह करके ही इनकी दादी जो बात कहती तो बड़े से बड़ा सरदार जो है सर झुका के उसका मतलब उनकी आज्ञा मानता था, एहसाने दौलत। लेकिन वो जब नहीं रही, तमाम इनके जीवन में उतार चढ़ाव आए। 1507 में इन्होंने जो है जब काबुल को जीता है, तब इन्होंने घर घर रोटियां बनवाई। तो लोगों ने क्या कहा? कलंदर। जो मतलब गरीब लोग थे उनको रोटियां दी, जो गरीब लोगों को मतलब। और इन्होंने पादशाह यानी बादशाह की भी उपाधि ग्रहण की। और बाबर अपने वंश में पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने बादशाह की उपाधि ग्रहण की। अन्यथा इनके जो पूर्वज थे वो अपने आगे क्या लगाते थे? मिर्जा लगाया करते थे। ये काफी लेखन कार्य में भी आगे थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तुझके बाबरी। ये किस भाषा में लिखी है? तुझके बाबरी, बताइए। तुर्की भाषा में। ये जो तुझके बाबरी है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक। और इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक, ये बाद में किया। ठीक। अच्छा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये भी काफी विद्वान व्यक्ति हुए हैं, इनके विषय में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा, मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में
चुभाने वाले अंग कौन होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल। अच्छा, कल मैंने विटामिन की चर्चा की। विटामिन के मैंने आविष्कारक भी बताए, मतलब विटामिन की खोज की फिल्म को महोदय ने। विटामिन ए आंखों से संबंधित है, मैकुलन साहब हैं। विटामिन बी के भी मैकुलन है। विटामिन बी में बेरी बेरी रोग होती है। विटामिन बी कई भागों में बटा हुआ है। विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? थायमिन। B2 राइबोफ्लेविन। इसमें छाले आले पड़ जाते हैं, मतलब ओंठों पे या कहीं अंदर अंदर। फिर एक होता है विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 भी है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, या निकोटिनिक वो भी कह सकते हैं इसको, बायोटिन कहते हैं, सॉरी। और फिर विटामिन B12, इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी, इसकी खोज किसने की? मिस्टर यूजोक होलकट ने। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। और ये आंवले में बहुत पाया जाता है, सबसे ज्यादा। अब तो आंवले का मौसम आ गया, खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है। अच्छा, ये बताइए शरीर का कौन सा अंग, मैंने बताया आपको लेकिन आपको रिवीजन करा रहा हूं, शरीर का कौन सा अंग शरीर का कौन सा अंग सी आकार का होता है? अंग्रेजी के सी आकार का होता है, डुओडेनम। DUODENUM, स्पेलिंग भी मैं बता देता हूं। हालांकि आप लोग बहुत जो सुन रहे हो कहते हैं अरे ये क्या बताने लगते हैं, इतने तो हम योग्य हैं। वो सही है, लेकिन कभी कभी याद दिलाना भी खराब काम नहीं है। अच्छा, तो जो डुओडेनम है, पकवासे जिसको कहते हैं, वो सी आकार का है। कभी कभी प्रश्नों में प्रश्न जोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग। और विटामिन डी की खोज कल चर्चा हुई थी, FG हॉपकिंस ने की थी, विटामिन डी। ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे समय का अभाव होता जा रहा है, समय घंटी दिखाई जा रही है, तो भाई फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो कुछ चर्चा कर ही दूंगा चलते चलते। अच्छा, ये बताइए इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे? इंद्रधनुषी क्रांति यानी सभी क्षेत्रों में तरक्की करना। अभी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य माना है। संस्कृत मंत्रालय ने छऊ नृत्य को क्या माना है? मतलब शास्त्रीय नृत्य मान लिया है। अच्छा, ये खांसी भी आने लगी। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन है? थारू। अच्छा, क्षेत्रफल में 10वें नंबर का रेगिस्तान कौन है? बताइए। ये भारत और पाकिस्तान में है, थार का रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? थार का रेगिस्तान। ये 10वें नंबर पर आता है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, सबसे ज्यादा जनसंख्या। लेकिन वैसे तो तमाम भी रेगिस्तान है। ठीक है। अच्छा, लुसाई जनजाति भारत के किस प्रदेश में निवास करती है? लुसाई जनजाति पश्चिम त्रिपुरा। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को, मतलब वैसे तो रास्ता है, लेकिन एक और फेनी नदी, उस पर भी पुल बनाया गया ताकि और नजदीकी आ जाए, फेनी नदी। अच्छा, आइए, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। वैसे पुष्कर राजस्थान में भी भाई मेले लगते हैं। चलिए, दक्षिण का कश्मीर भारत में किसको कहते हैं? केरल राज्य को। दक्षिण का कश्मीर, केरल राज्य। अच्छा, ये बताइए
खुरल कहाँ की संसद है? खुरल मंगोलिया की संसद का नाम है खुरल। और चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ब्रिटेन तो आप जानते ही होंगे, पार्लियामेंट, वो इंग्लिश शब्द भी मान सकते हैं। अच्छा, और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, जबकि इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। और क्या कहना चाहिए, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्स डॉग। तो ये मैंने संसद की भी भाई चर्चा की। और अब चूंकि समय समाप्त हो चुका है तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। हालांकि मैं आज उतना आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और फिर आपसे के सामने कोशिश करूंगा। तो मैं राम कृपाल आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।